Hello students, welcome back to my channel for another worthwhile content for your upcoming examination। उम्मीद है कि आप लोग ने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है और अभी भी कर ही रहे होगे। तो 4 क्वेश्चंस आने हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4। इसमें मैंने हर क्वेश्चन पे अलग अलग वीडियोस बना रखी है और बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, दोनों चीजें कवर करी हैं, हर वीडियो में आपको बताया है। ओके, डायरेक्टरी राइटिंग पे भी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन, FIB, हर चीज पे वीडियोस अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी आपको कि कॉम्पोजिशन लिखने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ये अब मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ एक वीडियो के जरिए। इसमें मैं क्या करने जा रही हूँ, सीधे 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो कॉम्पोजिशन के 6 चॉइसेस आए थे और जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं उसका क्या एनालिसिस रहा एग्जामिनर का। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी चेक होती है और ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है एनालिसिस पूरी, आप वहाँ चेक कर सकते हो। अब कुछ बिलियन स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद जाके PDF डाउनलोड करके जो सजेशंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स को फ्रॉम द टीचर्स, यानी टीचर्स को देने चाहिए वो सजेशन। अब काफी टीचर्स दे भी देते होंगे, काफी टीचर्स नहीं देते, तो बहुत सारे बच्चे अनअवेयर रहते हैं इन सब चीजों से। ओके, तो उस वजह से मैंने ये सोचा कि ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि एग्जामिनर क्या क्या सजेशन देता है बच्चों को, वो खुद एनालाइज करता है चीजों को। तो कुछ मिस्टेक्स जो रिपीटेडली बच्चे कर रहे हैं उसका एक एनालिसिस करता है और हमसे शेयर करता है टीचर्स तक, और टीचर्स उसको आगे स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रही हूँ 2019 में जो पेपर आया था उसमें कॉम्पोजिशन में क्या क्या मिस्टेक करी थी बच्चों ने। वो मिस्टेक्स इस बार आपको अपने कॉम्पोजिशन में नहीं रखनी है। ओके, चाहे कोई से भी आप क्वेश्चन को चूज करो 6 चॉइसेस में से। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग ये लगाएंगे कि मैम 2019 का क्यों लिया है आपने पेपर, 2022 का लेती, 21 का लेती। बेटा ये मैं बता दूं आपको, अगर मैं 2022-19 का भी लूंगी तो क्या वही पेपर आना है? वो पेपर तो नहीं आना है ना। आपको मेन क्या यहाँ से ग्रास्प करना है, आपको ये देखना है कि मिस्टेक्स क्या हो रही हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसे में, वो नहीं रिपीट करनी है आपको। अंडरस्टैंडिंग? आई विश आपको समझ आ गया हो कि मैं इस वीडियो में क्या समझाने जा रही हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटी सी चीज दिखाऊंगी कि यहाँ मैंने कई सारे सालों का देखा है पीपल एनालिसिस। उसमें हर बार यही देते हैं कि जो गर्ल्स का परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा होता है बॉयज से। अब इसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है कि बॉयज चिढ़ जाएं, बस बात ये होती है कि इसमें प्रेजेंटेशन वोकैबुलरी मायने रखती है। ठीक है, तो मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि ग्रामर केवल 15 मार्क्स की आनी है, बाकी आपका पीस ऑफ राइटिंग ही आता है, चाहे वो कॉम्पोजिशन हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, आपका डायरेक्टरी राइटिंग हो, प्रपोजल राइटिंग हो। ये 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके अलग अलग। वैसे तो 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन प्रपोजल राइटिंग को अगर चौथा बता दें तो 4 क्वेश्चन आपके लिखने वाले होते हैं। तो लिखने पर ही, लिखने के बेसिस पर जो मार्क्स मिलते हैं ना, उसमें गर्ल्स आगे बढ़ जाती होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। राइट, कुछ भी लिख देना इज नॉट सूटेबल। राइट, लिख तो फिर क्लास 9th का और 8th का 7th का बच्चा भी लेता है। अगर ISC क्लास 12th का एग्जाम है तो वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप थोड़ा अच्छा लिखें। तो ये तो हो गया कि कैसे गर्ल्स की परफॉर्मेंस बेटर रहती है, आप देख सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग। अभी सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो कॉम्पोजिशन आता है। इसकी मैंने डिटेल वीडियो बताई थी आपको कि आपको पहले से सोच के जाना है कि आपको किस तरीके का टॉपिक उठाना है। राइट, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पूछा गया है वो है आपका कि ट्रैकिंग एक्सपेडिशन, आप गए थे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, जैसे रात हुई आपको लगा कि आप एक अपने ग्रुप से सेपरेट हो गए हो, आपको अपनी इनिशियल फीलिंग्स बतानी है। आप जब आप खो गए, उन लोग से बिछड़ गए, और कैसे आपने रात गुजारी इससे पहले कि आप उनसे वापस रीयूनाइट हुए, तो ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। अब चलिए देखते हैं कि बच्चों ने इसका आंसर किस तरीके से किया है और चेकिंग में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि उन्होंने ये शेयर किया हमसे कि बच्चे मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को। यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो भी आपसे पूछा जा रहा है, बहुत आप फोकस्ड रहिए कि पूछा क्या जा रहा है। आप कुछ भी लिखना स्टार्ट मत कर दीजिए। यहाँ पे क्या मिस इंटरप्रिटेशन हुई है बच्चों के जरिए, वो ये कि जो ट्रैकिंग वर्ड है वो बच्चों ने एक नॉर्मल ट्रिप से, ऑर्डिनरी ट्रिप से ले लिया है, जबकि आपको पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा कि ट्रैकिंग जो होती है वो ऑर्डिनरी ट्रिप्स नहीं होती है कि कहीं घूमने निकल गए ऐसी फैमिली के साथ एंड ऑल। ट्रैकिंग का मतलब होता है कुछ एडवेंचरस जर्नी जो होती है, जैसे पहाड़ों पे जा रहे हैं आप, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्रैकिंग के दौरान आप खो गए हो
वहाँ पे आप किस तरीके से आपने रात गुज़ारी है, इनिशियल फीलिंग्स आपकी क्या थी और फिर वापस जब आप मिल गए तो क्या हुआ, राइट? तो ये सब आपको डिस्क्राइब करना। तो पहला मिसइंटरप्रिटेशन हुआ कि बच्चों ने उस वर्ड को ठीक तरीके से ग्रास्प नहीं किया। तो अगर इस बार भी कोई ऐसा वर्ड आ रहा है आपका कुछ, तो आप उस पे फ़ोकस्ड रहिए कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, राइट? पहले से लिखना स्टार्ट मत कर दीजिए। दूसरी जो मिस्टेक करी बच्चों ने वो ये करी कि इतने सारे पार्ट जो पूछे गए हैं आपसे इस क्वेश्चन के, पहले क्या पूछा गया कि आप गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर, फिर रात हुई, फिर आपने रियलाइज़ किया, आपको ऐसा लगा कि आप अलग हो गए हो, किस तरीके से आप अलग हुए वो आपको डिस्क्राइब करना है, आप जब गए हो वहाँ पे वो डिस्क्राइब करना है, इनिशियल फीलिंग्स डिस्क्राइब करना है कि जब आप खो गए, राइट? और उसके बाद आपने कैसे रात गुज़ारी है, फिर आप रियूनाइट हुए। तो देख सकते हो आप 4-5 इसके जो पहलू हैं, इस एस्पेक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, वो सब आपको कवर करना है अपने पूरे कॉम्पोज़िशन में। ये बच्चों ने क्या किया कि सेपरेट पार्ट्स ऑफ टॉपिक को ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो ये लिख दिया कि वो अकेले खोए ही नहीं, वो फ्रेंड्स के साथ गुम हो गए और उनको एक गाँव मिल गया, वहाँ उन्होंने रात गुज़ारी, तो इस तरीके से बच्चे लिख रहे हैं, राइट? इसके अलावा कुछ बच्चों ने क्या किया, तैयारियाँ इतनी ज़्यादा बता दी, ट्रैक की तैयारियाँ उन्होंने क्या-क्या करी जर्नी के लिए, जो कि मतलब बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था ये सब लिखना। उन्होंने क्या किया कि ट्रैक किस तरीके से उनका पूरा तैयार हुआ, वो ज़्यादा लिखा और लास्ट में 100 वर्ड्स में उन्होंने बताया कि कैसे वो खो गए, कैसे नाइट स्पेंड करी और कैसे वो रियूनाइट हुए। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको हर पर्टिकुलर पार्ट के लिए अच्छे-अच्छे पैराग्राफ्स देने हैं, आपको पहले से माइंड मेकअप करना है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ पूछी गई है, मैं इस पैराग्राफ में कवर कर देता हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं ये चीज़ बताऊँगा, फिर ये चीज़ कवर करूँगा या ये 2 चीज़ मैं इस पैराग्राफ में कवर कर देता हूँ। तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि कितनी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सारी चीज़ें कवर करिएगा, ऊट-पटांग लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरा जो नैरेटिव ऐसे आया है उसमें पूछा आपसे ये गया है कि दूसरों को ये एडवाइस करना कि जब मुश्किलात आती हैं तो आपको सब्र रखना चाहिए, अच्छे से आपको पेशेंस रखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद पे ये चीज़ अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक्सपीरियंस आप ऐसा शेयर करिए कि आपको जब ये इस सच्चाई का एहसास हुआ हो कि दूसरों को ये कहना कि परेशान ना हो, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद पे जब बीतती है तब इंसान को पता चलता है। ये एक नैरेटिव ऐसे आपको लिखने को आया है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ने क्या गड़बड़ी करी है वो हमसे शेयर की गई है कि कई सारे स्टूडेंट्स ने उसको इस तरीके से नरेट कर दिया कि दूसरों को एडवाइस करना आसान है। यहाँ पे केवल एडवाइस करने वाली बात नहीं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरों को एडवाइस करना आसान है और खुद वो एडवाइस मानना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सिर्फ एडवाइस की बात नहीं हो रही है। किस एडवाइस की बात हो रही है बेटा? कि ये कहना कि परेशान ना हो, डिफिकल्टीज में परेशान नहीं होना चाहिए। वरी वाला जो पार्ट है उसको आपको इंक्लूड करना था, ये एस्पेक्ट आपका जरूरी था, जो बच्चों ने इस पर जोर नहीं दिया। ओके, किस पे एम्फेसाइज किया कि एडवाइस जो दूसरों को देते हैं खुद फॉलो नहीं करते हैं, ये सब बच्चों ने लिख डाला। तो फिर से वही चीज आ गई ना कि आपने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट किया, फोकस्ड आप नहीं रहे, आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि पूछा क्या गया है, राइट? तो अब अगर आपका नैरेटिव ऐसे इस तरीके का कुछ आ रहा है तो आपको भी फोकस्ड रहना है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है? तो 2 3 4 5 मिनट आप दीजिए कि उसको अच्छे से समझिए क्वेश्चन को पहले, उसके बाद आप रफ ड्राफ्ट बनाइए माइंड में, तब लिखना स्टार्ट करिए। अब एक बात और शेयर करी इन्होंने यहाँ पे, उन्होंने बोला है कि कुछ बच्चों ने जो ऐसे लिखा है वो एडवाइस पर लिख दिया, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एडवाइस ही एडवाइस पूरे उसमें ऐसे में छाप दिया इन्होंने, और अपने एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट ऐसे उनका नहीं है। आपने देखा होगा मेरे कई सारी जो वीडियोस में एक्सप्लेनेशन होता है उसमें मैं कुछ गधे बच्चों का जिक्र करती हूँ, वही गधे बच्चों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, राइट? मुझे बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि मैम इतना गधा ना बोला करिए, लेकिन जो गधे बच्चे होते हैं उनको मुझे गधा ही बोलना चाहिए, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो वही बात है ना कि प्रैक्टिस तो करते नहीं। अरे मैम मैं कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं, मैम मैं 2 घंटे पहले पढ़ रहा हूँ, ये 2 घंटे पहले ये वीडियो देख रहा हूँ। बेटा आप अपना अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, राइट? तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें पहले से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कमियाँ बता रही हूँ कि क्या आपको नहीं करना है। तो अपने एज के अकॉर्डिंग लिखने का मतलब ये है कि आपको वोकैब्युलरी यूज़ करनी है, इडियम्स यूज़ करने हैं, फ्रेज़ल वर्ब्स यूज़ करने हैं। अब इतने सारे फ्रेज़ल वर्ब्स आपने तैयार करे हैं, सिर्फ ग्रामर पोर्शन के लिए थोड़ी ना प्रिपेयर करें, आप इस यहाँ पे भी इंक्लूड करिए। जैसे कि टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, टर्न ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ बंद कर देना, तो यहाँ पर आप उसको इंक्लूड भी करिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा-सा, तभी तो आपको फ्रेज़ल वर्ब सिखाए जाते हैं, सिर्फ 15 मार्क्स से ग्रामर के लिए थोड़ी ना, आप उसको इंक्लूड करना भी सीखिए। तो फिलहाल यहाँ पे आपकी वोकैब्युलरी एनरिच्ड होनी चाहिए और प्रोवर्ब्स यूज़ करिए, इडियम्स यूज़ करिए, हाइलाइट करिए कुछ लाइन्स को, जो आप किसी का डायलॉग लिख रहे हैं अच्छा-सा, कुछ स्ट्राइकिंग सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं, उसको हाइलाइट करिए। तो इस तरीके से आपको एक नैरेटिव ऐसे लिखना होता है।
नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंटिव ऐसे आया है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक है कि जो लाइफ में जो बेस्ट चीजें होती हैं वो फ्री की होती हैं। इसका मतलब ये है, ये जो प्रोवर्ब इसका मतलब ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप बहुत मेहनत करिए, पसीना बहाइए तो ही आपको बढ़िया चीजें हासिल हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि बिना पैसे से और बिना वैल्यूएबल पोजेशंस दिए हुए आपको कुछ अच्छी चीजें हासिल हो जाती हैं। जैसे किसी की मदद करके या कुछ अच्छा कैरेक्टर अपना के, अच्छा कैरेक्टर ट्रेस अपना के, राइट, लॉयल रहकर। तो ये सारी चीजें, तो या तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप फेवर में लिखेंगे कि हाँ ऐसा है, हमेशा जो है स्वेट और हार्ड वर्क से ही या बहुत मेहनत करने से ही, एफर्ट से ही हमेशा अच्छी चीजें नहीं मिलती। काफी अच्छी चीजें ऐसी होती हैं जो दुनिया में जीने के लिए जरूरी होती हैं, वो हमको बिना पोजेशंस के, बिना वैल्यूएबल चीजें गवाए हमको मिल सकती हैं। या आप इसके अगेंस्ट में बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आजकल देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो ही उसको कुछ हासिल होता है, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, राइट। तो इस तरीके से आपको या तो फॉर लिखना है या अगेंस्ट लिखना है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं कि क्या एनालिसिस इन्होंने करी है। इनके अकॉर्डिंग बच्चों ने आंसर्स तो दिए हैं, पॉइंट्स तो रखे अपने फॉर के या फिर अगेंस्ट के, जिसने जो चूज किया, लेकिन लॉजिकल आर्गुमेंट्स की कमी थी। यानी लॉजिक वाइज उन्होंने आंसर नहीं दिया और एग्जाम्पल्स की कमी थी। तो यहाँ पर ये एक बात ऐड करी गई है कि बच्चों को फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा कैसे जाता है। तो अगर फॉर्मेट आपको नहीं पता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जो सजेशंस आया है टीचर्स के लिए कि वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, वो ये है कि बच्चों को ये सिखाएं कि वे बिगिनिंग में ही एक स्टैंड लें। आर्गुमेंटेटिव ऐसे का जब वो बिगिनिंग कर रहे हैं तभी वो स्टैंड लें। स्टैंड लेने का मतलब ये है कि दे शुड नॉट बी दे शुड नॉट सिट ऑन द फेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सिट ऑन द फेंस? मतलब कि आप न्यूट्रल मत रहिए कि आप सब ना सपोर्ट कर पा रहे हैं उसको, उस स्टेटमेंट को, ना आप उसके अगेंस्ट में बोल पा रहे हैं, बीच में बिल्कुल आप खड़े हुए। आप इसको स्टैंड लेना है, या तो आप पूरा, अगर आपने अगेंस्ट उसके लिए चूज किया है लिखने को, तो पूरा आप उसके लिए नेगेटिव ही रहिए। यानी आप उसको पॉजिटिव पहले बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद नेगेटिव नहीं। शुरुआत में ही इन द वेरी बिगिनिंग आपको क्या रखना है, नेगेटिव ही रहना है अगर अगेंस्ट लिख रहे हो। अगर उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, फॉर लिख रहे हो, तो आप शुरुआत में ही उसको बहुत बढ़िया स्टार्टिंग सेंटेंस दीजिए कि बिल्कुल लगे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उनका कहने का मतलब है कि डू नॉट सिट ऑन द फेंस। बच्चों को ये समझाइए कि न्यूट्रल मत रहे, वो अपनी जो भी उनकी थॉट्स है उस स्टेटमेंट को लेकर, चाहे वो फॉर हो चाहे वो अगेंस्ट, वो खुल के एक्सप्रेस करें। और साथ साथ क्या हो, अगर आप कोई पॉइंट्स रख रहे हैं तो उसको छोटा सा कोई एग्जाम्पल आप वहां पे जरूर ऐड करें। अगर एग्जाम्पल्स कहानी के जरिए आप दे रहे हैं, शॉर्ट एनेक्डोट्स यानी बहुत शॉर्ट स्टोरीज में आप दे रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा है, राइट। या कोई प्रोवर्ब्स ऐड कर रहे हैं अपने पॉइंट्स के जरिए, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि पॉइंट्स जब आप लिखेंगे वो लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए आपके, ओके। और साथ साथ उसके आपको एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। नेक्स्ट जो वन वर्ड टॉपिक आया है आपका, वो आया है फोटोग्राफ्स। अब ये टॉपिक वही बच्चा चूज करेगा जिसको फोटोग्राफ्स में काफी कुछ इंटरेस्ट है और काफी कुछ वो जानता है। ओके, बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि हर बच्चा नहीं लिख पाएगा इसको। जिसको बहुत टेक्निक्स पता है कि क्या क्या फोटोग्राफ्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है, क्या क्या टेक्निक्स आ चुकी हैं फोटोग्राफ्स को बेटर बनाने की, वही उसी उन्हीं बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया होगा। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि इन्होंने अच्छा लिखा, जिनको गुड नॉलेज थी उन्होंने ही यही वाला क्वेश्चन पिकअप किया था। बच्चों की क्रिएटिविटी देखने को मिली। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो पूछा गया है, अब एक्सप्रेस योर व्यूज के प्लेस पे रिफ्लेक्ट करके आने लगा है वही क्वेश्चन कि आपको एक कोई प्रोवर्ब या मैक्सिम दी होती है, इसको इसके बारे में आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने होते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है कि सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए, ना कि वो दूसरों से हमेशा हेल्प की उम्मीद करे। दूसरों के ऊपर अगर आप हेल्प की उम्मीद करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आपको खुद पे भरोसा करना आना चाहिए, राइट। तो ये आपको इस पे आपको व्यूज देने हैं। देख लेते हैं इसकी क्या एनालिसिस है। तो यहाँ सबसे पहले मैं सजेशंस पढ़ती हूँ जो बच्चों को पहुंचाना चाहिए टीचर्स के जरिए। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव होता है, इसमें सोचना होता है, बच्चों की क्रिएटिविटी मायने रखती है, तो बहुत अच्छा स्कोप होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो अच्छे से इंटरप्रेट करें, उसको अपने तरीके से सोचे। अब कुछ बच्चे इसमें अलग आइडियाज लिखेंगे, कुछ अलग लिखेंगे, तो ये एक क्रिएटिव क्वेश्चन होता है। इसमें बहुत ही वाइड रेंज होती है आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की, राइट। आप अपने लिमिटेड लैंग्वेज स्किल्स के जरिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये जो रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है।
लेकिन फिर भी बच्चों को तैयार होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो आपका आया है, जिस पे आपको व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको अलग-अलग एंगल से सोचें। ये नहीं कि एक ही चीज़ आपके दिमाग में आ गई, जैसे यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको दूसरों पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए, तो सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस आप उसी को बार-बार रिपीट करते चले जा रहे हो, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस। तो ये आपको बोरिंग नहीं करना है। आपको उस टॉपिक को हर अलग-अलग एंगल से सोचना है, बहुत सारे एंगल से सोचना है, बहुत सारे आइडियाज़ रखने हैं। एक ही चीज़ को बार-बार लिखते मत चले जाइए, राइट? एक चीज़ और बताई उन्होंने कि जो आपका जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी आइडियाज़ होंगे आपके, जो आप इलस्ट्रेट करोगे, इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाना कोई चीज़, उसको कहते हैं इलस्ट्रेशंस। आपके जो एक्सप्लेनेशंस और इलस्ट्रेशंस होने चाहिए, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। टू द पॉइंट लिखिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, जो भी आप आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो, और आपके आइडियाज़ अलग-अलग पैराग्राफ्स में दिखने चाहिए कि इस पैराग्राफ में आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस व्यू से लिया है, फिर इस व्यू से आपने उसको डील किया है, और इसी चीज़ से एक और चीज़ निकल के आई जो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताई। तो इस तरीके से आपको अलग-अलग एंगल से सोचना है और उसको क्लैरिटी के साथ लिखना है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें बच्चों की जो जिन्होंने अच्छा लिखा है वही बताया गया है कि बच्चों ने जो है सेल्फ रिलायंस पे लिखा, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए सक्सेसफुल सेल्फ मेड मैन के, बिल गेट्स के, एडिसन के एग्जांपल्स दिए, तो ये तो ठीक है, जो अच्छे बच्चे लिख पाए, लेकिन जो कमियाँ हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है, वो मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे गलती ये करी कुछ बच्चों ने, वो ये कि ज़्यादा मैटर को बढ़ाने के लिए उन्होंने आइडियाज़ को रिपीट कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक ही आइडिया के रोल नहीं रहना है, उसी के आस-पास नहीं आपको रोल होते रहना है। आपको चीज़ों को अलग उस पर्टिकुलर टॉपिक को अलग-अलग एंगल से सोचना है, राइट? तो यहाँ पे उसको एक जेनेरिक ऐसे नहीं बनाना है। जेनेरिक ऐसे क्या मतलब होता है? कॉमन ऐसे, ठीक? कॉमन ऐसे बच्चों ने बना दिया था कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, या शॉर्ट स्टोरीज़ पे बना दी, जिसकी वजह से उनके मार्क्स क्या हुए? लूज़ हुए। तो आप एग्जाम्पल या शॉर्ट स्टोरी ऐड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एंगल से, जब आप सोच रहे हो उसको, तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो, उसमें मार्क्स नहीं लूज होंगे। लेकिन आप पूरे की पूरे एक स्टोरी लिख दे रहे हो सिर्फ ये बताने के लिए कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, और रिलेट कर दे रहे हो उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो आपको एक जेनरिक ऐसे नहीं बनाना है उसको, उस पर्टिकुलर व्यू, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग आइडियाज को दिखाना है, क्रिएटिवली आपको उसको सोचना है। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टोरी राइटिंग। मैंने जो कंपोजिशन पर जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि 4 तरीके से स्टोरीज पूछी जा सकती हैं ओपनिंग सेंटेंसेस से, टाइटल देकर या थीम देकर। फिलहाल यहाँ पे ओपनिंग सेंटेंस आपको दिया गया है, इससे आपको शुरुआत करनी है स्टोरी की। तो स्टोरी लिखते वक्त तो उन्होंने यही सजेशन दिया है आपको कि आप पूरी स्टोरी में केवल स्टोरी ही नहीं बताते चले जाइए, केवल प्लॉट ही नहीं बताइए, प्लॉट के साथ थीम्स को एक्सप्रेस करिए। आप कैरेक्टर्स लीजिए अच्छे से, और डायलॉग्स होने चाहिए, आपकी लॉजिकल एंडिंग होनी चाहिए। यानी आपने कहीं भी एंड कर दिया, अब्रप्ट एंडिंग है ना, अचानक से एकदम एंड हो गया, पता ही नहीं चल पाया, ठीक है? कैरेक्टर्स बाकायदा दिखने चाहिए। जब आप लिखने बैठो तो माइंड मेकअप करो कि भाई मुझे कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उनको यही नहीं पता कितने कैरेक्टर्स रखने हैं। तो थोड़ा सा रफ ड्राफ्ट बनाइए कि ये स्टोरी है, इसका मैं ये एंड रखूंगा, बिगिनिंग ये होगी, इतने कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है? डायलॉग्स तो आपको बीच में ही आज समझ में आएंगे क्या इंक्लूड करने, लेकिन ये सब चीजें तो आप पहले से रफ ड्राफ्ट बनाओगे ना, कितने कैरेक्टर्स होंगे, लॉजिकल एंडिंग क्या रखनी है, क्या सेटिंग होनी है, मुझे थीम क्या लेके चलनी है। तो इस तरीके से आपको सारे पहलुओं को सोच के आपको स्टोरी लिखनी होती है, राइट? अब यहाँ पे उन्होंने जो एनालिसिस करी है, बच्चों ने जो स्टोरीज लिखी थी वो किस तरीके से लिखी थी, उसमें मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये पाया कि जैसे आपको पता है कि इसमें लिखा होता है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आता है, राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। ओरिजिनल मतलब असली। तो इस ओरिजिनल से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो हिस्ट्री में गुजरा है, या जो कहानियां गुजरी हैं, जो इंसिडेंट्स गुजरे हैं, उनको रखना है। ऐसा नहीं करना है आपको, वो कॉपीड हो जाएगा, आपका ओरिजिनल नहीं रह जाएगा। यहाँ ठीक से सोचिए कि क्या है मतलब ओरिजिनल का। ओरिजिनल का मतलब ये है कि आपको अपना जो स्टोरी लिख रहे हो वो ओरिजिनल रखनी है। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हो, ठीक है, किसी की, तो आप ये देखते हो ना उस बुक की कितनी ऑथेंटिसिटी है, यानी उस ऑथर ने किसी का कॉपी नहीं किया है, कुछ भी, उसका कुछ सब मैटर अपना है। तो वही आप क्योंकि आप एक स्टोरी लिख रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो ना स्टोरी, तो आप अपने स्टोरी को ओरिजिनल रखने का मतलब क्या हुआ कि आपने कहीं से कॉपी नहीं करी है, आपने अपने आइडियाज दिए। अब वो बात अलग है कि मैं बच्चों को ये सजेशन देती हूँ स्टोरी राइटिंग में, अपने स्टूडेंट्स को मैं यही बोलती थी कि आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन आप क्या करो, थोड़ा सा उसको चेंज कर दो।
थोड़ा-सा आप स्मार्ट बनिए। अब आपको समझ में नहीं आ रही कोई स्टोरी, आपको पहले से कुछ स्टोरी लग रही है कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, वो इस टॉपिक से लिंक हो रही है, जो मुझे बिगिनिंग लाइन दी गई है। तो मैं उसको कैसे थोड़ा-सा अलग कर सकता हूँ कि जो रीडर होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा, उसको समझ ना आए कि वो वही स्टोरी है। थोड़ा-सा आप चेंज कर दो। और अगर आपको अपनी स्टोरी आ रही है, नई स्टोरी, एक फ्रेश स्टोरी आ रही है, तो अच्छी बात है। तो अगर आप कॉपी भी कर रहे हो, तो थोड़ा-सा स्मार्टनेस से करिए। है ना? कहते हैं नकल भी अकल से की जाती है। तो यहाँ पे आपको कहीं से कुछ कॉपी नहीं करना है। आपको ओरिजिनल का मतलब ये है कि अपनी ओरिजिनैलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी दिखानी है कि आपने कहीं से कॉपी नहीं किया है। और दूसरी चीज़ उन्होंने वही बताई है कि कुछ बच्चों ने यही मिसिंग किया कि सारी चीज़ों को उन्होंने नहीं बताया। सेटिंग का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से आपका पूरी स्टोरी होनी चाहिए, राइट? एक बिगिनिंग होनी चाहिए, उसके बीच में एक 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 पीक पॉइंट कैसा आता है, कहानी में क्या क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स के बाद धीरे-धीरे एंड की तरफ कैसे स्टोरी बढ़ती है, क्या डायलॉग्स होते हैं, एक लॉजिकल एंडिंग होती है जिसमें जो आप थीम लेके चल रहे थे वही एंडिंग से मैच हो रही है। तो ये सारा जो ऑर्गेनाइज़ तरीके से लिखना होता है, ये पॉइंट्स मिसिंग थे बच्चों के, इसकी वजह से उनके मार्क्स लूज़ हुए। और उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों ने क्या किया था, स्टोरी ऑफ एन आर्ट और सिंगिंग लेसन जो लिटरेचर में है उनके, वही कॉपी कर दी थी। तो ये इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट रखना है। ये वीडियो आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा प्लीज़ मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए कि सब अच्छा स्कोर कर पाएँ और एक आइडिया उनको हो कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।